नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th की ज्योग्राफी को पढ़ते हुए हम निरंतर आगे बढ़ रहे थे और क्लास 11th की ज्योग्राफी जितनी इंटरेस्टिंग है उससे इंटरेस्टिंग दुनिया में कुछ भी नहीं है। बड़े ही शानदार तरीके से हम पढ़ रहे थे। पहला चैप्टर हमने भौतिक भूगोल जो है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो हमारी पुस्तक है उसका पहला चैप्टर हमने देखा कि भूगोल वास्तव में है क्या। उस चैप्टर को हमने पूरा पढ़ा और बड़े मजे से, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हमने दूसरा चैप्टर शुरू किया, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, यानी पृथ्वी कैसे बनी, ये गोल कैसे बनी, इसमें खड्डे है कि नहीं है, अंदर पर्वत किस प्रकार से डेवलप हुए, नदियां किस प्रकार से डेवलप हुई, झरने किस प्रकार के डेवलप हुए, ये सारी चीजें पृथ्वी पर किस प्रकार से आई, इसकी बात इसके अंदर हम कर रहे थे। और इसके 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं हम, बड़े खतरनाक वाले, मस्त वाले, इंटरेस्टिंग वाले 5 लेक्चर पढ़ चुके हैं। कितने लेक्चर पढ़ चुके हैं? 5 लेक्चर इसमें हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा इसका जो है 6 यानी छठा जो लेक्चर है वो आज इसका है। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि चीजें चारों तरफ ही घूमेगी। जो मैंने पहले पढ़ाया है वो चीजें बार बार रिवाइज होगी, तभी हम इसको समझ पाएंगे। तो देखो आज पढ़ने वाले क्या है, आज स्थल मंडल का विकास पढ़ेंगे। पृथ्वी को हमने बना दिया था, किसको बना दिया था? पृथ्वी को बना दिया था। क्या है स्थल मंडल, क्या है जल मंडल, क्या है वायुमंडल, क्या है जैव मंडल, ये ऐसे मंडल मंडल लिखे, मंडल मंडल जब हम पढ़ते हैं ना तो थोड़े हम कंफ्यूज से हो जाते हैं, यार मंडल क्या चीज है आखिर, कई बार देखने को मिलता है। आज तो हम पूरा क्या पढ़ने वाले हैं? स्थल मंडल ही पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले? स्थल मंडल। एक होता है जैव मंडल, मैं आपको समझा देता हूं ताकि बार बार कंफ्यूज ना हो। एक होता है जैव मंडल, एक होता है वायु मंडल, ठीक है। इसके बाद होता है वायुमंडल, जैव मंडल। मतलब इस मंडल का मतलब क्या है? सबसे पहले ये देखिए, मंडल, मंडल का मतलब है आवरण। आवरण कैसे? जैसे स्थल मंडल है तो जितना भी पृथ्वी पर स्थल भाग, कौन सा भाग? स्थल भाग जो है पृथ्वी का, जो धरातली भाग है, स्थल भाग, इसको हम धरातली भाग भी कह सकते हैं। पृथ्वी का धरातलीय भाग, पृथ्वी का जितना भी हमें धरातलीय भाग जो दिखाई देता है ना उसको हम स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? अब आप कहेंगे फिर सर वायुमंडल क्या है? जैसे हाइड्रोजन है, सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। इसके बाद इसकी साथी जो सबसे हल्की गैस है हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम 2 गैस है, ये हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब गैस है बता रहा हूं मैं, सबसे भारी गैस है कार्बन डाई, आपको ज्योग्राफी में ये चीजें पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस है। सबसे हल्की कौन सी है? ये वाली। सबसे भारी कौन सी है? ये वाली, ठीक है। सबसे विषैली गैस कौन सी है? विषैली। तो सबसे विषैली गैस जो है वो है मीथेन। मीथेन। और आप रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा दे रहे हैं, मैंने कमेंट पढ़ता हूं मैं सबके, हो सकता है रिप्लाई नहीं करता हूं मैं आपको, पर लाइक, उसको पहला लाइक मेरा ही आता है कमेंट पे। मैं देखता हूं बच्चों को कोई डाउट तो नहीं है और हमेशा मैं कमेंट देखता हूं। तो स्थल मंडल क्या है? स्थल का अध्ययन किया जाता है। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल में वायु का अध्ययन किया जाता है। जैसे सबसे हल्की गैस कौन सी होगी? तो हाइड्रोजन और हीलियम सबसे हल्की गैस होगी, तो इसका अध्ययन किस में होगा भाई? इसका अध्ययन वायुमंडल में होगा। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस है, पृथ्वी के निचले हिस्से में क्षोभ मंडल में ही रहती है, यानी यहां से लेकर लगभग 40-35 किलोमीटर तक हमें क्या देखने को मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा देखने को मिलेगी। तो हाइड्रोजन कहां मिलेगी? हाइड्रोजन ज्यादा कहां मिलेगी? तो बहिर्मंडल में 640 किलोमीटर से ऊपर आप जाओगे ना, वहां आपको हाइड्रोजन और हीलियम देखने को मिलेगी। तो आधे लोग सोचेंगे यार जरूरत पड़ती है तो क्या वहां से टैंकर भर के लाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ भी है, लेकिन वह बहुत ज्यादा है। हल्की गैस जो होती है ना ऊपर उड़ जाती है, जो हल्का होता है ऊपर उड़ जाती है दुनिया में, जिसको घमंड होता है, ऐब होता है, और भारी होता है वो बेचारा नीचे ही रह जाता है। तो हमेशा क्या नहीं रखना है? अरे घमंड नहीं रखना है, पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हो तुम, है ना। तो वायुमंडल में तो गैसों का अध्ययन किया जाता है। जैसे अपना सिलेंडर होता है घर में, सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है वो होती है ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है ना। तो ये कुछ गैस हैं जो है एग्जाम में पूछी जाती है, और स्पेशली बिहार बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनके लिए तो ये पहले पूछी जाती है, सबसे विषैली गैस कौन सी है? आराम से खुश होके जाना और मीथेन पे क्लिक कर देना। किस पे करना है? मीथेन पे। फिर वो पूछेगा सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो आपको आराम से देखना है ऑप्शनों को, चारों को ढंग से। राजस्थान बोर्ड में तो सीधा पूछा जाता है कि बताइए हल्की गैस कौन सी है, भारी गैस कौन सी है, लेकिन बिहार बोर्ड जैसे ऑब्जेक्टिव भी आते हैं वहाँ, तो वहां इस तरह से पूछा जाता है। तो सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएगी कि पूछे हल्की गैस कौन सी, तो हाइड्रोजन हीलियम,
पूछे भारी गैस कौन सी, तो कार्बन डाइऑक्साइड। पूछे सिलेंडर में घर वाले में कौन सी, तो ब्यूटेन प्रोपेन। होटल वाले में कौन सी, उसमें भी ब्यूटेन प्रोपेन। सिलेंडर जितने भी जिनसे घरेलू में या होटलों में काम में लिए जाते हैं, जो खाना वाना बनाने के लिए हम काम में लेते हैं, उन सब में क्या आती है, ब्यूटेन और प्रोपेन गैस भरी जाती है। तो इन सारी चीजों का अध्ययन किस में करते हैं, वायुमंडल में। सर हम तो स्थल मंडल पढ़ रहे हैं, ये चीजें वायुमंडल आने वाला है, तो इसे कनेक्ट करके चलेंगे तभी हमें समझ में आएगा। वायुमंडल में यूं परतें पड़ी जाती है इस प्रकार से, पूरा डायग्राम बना के हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। इस प्रकार से परतें होती है वायुमंडल में। जैसे ये हो गया शोभ मंडल, शोभ मंडल, फिर आएगा समताप मंडल, समताप मंडल। इस प्रकार से एक एक मंडल में देखेंगे हम एरोप्लेन किस में उड़ते हैं, वायुयान जिसे हम कहते हैं, बादल किस में बनते हैं। बड़ा मजा आने वाला है, शानदार वाली ज्योग्राफी हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वायुमंडल से इंटरेस्टिंग मुझे कुछ भी नहीं लगता। वायुमंडल बहुत प्यारा लगता है, बहुत शानदार मजा आता है वायुमंडल पढ़ने में। तो स्थल मंडल एक छोटा सा टॉपिक है जो अभी हो जाएगा, लेकिन वायुमंडल जो है बड़ा ही शानदार है। और स्थल मंडल के बगैर वायुमंडल समझ में नहीं आता, क्योंकि वायुमंडल शुरू कहाँ से होता है, स्थल से, जमीन से, धरातल से। ठीक है, जैवमंडल क्या है, जैवमंडल में जीवों का अध्ययन किया जाता है। यूपी की सारस का अध्ययन करना हो, या बिहार की गोरैया का अध्ययन करना हो, या राजस्थान के गोडाउन का अध्ययन करना हो, किसी का भी अध्ययन करना हो, किस में आता है, जैव मंडल में। तो ये मंडल मंडल देख के आप ऐसे कंफ्यूज मत हुआ करो, मंडल क्या है यार, मंडल से हमारी जिंदगी खराब हो गई, ऐसा नहीं है। स्थल मंडल में स्थलों की बातें होती है। स्थलों में किसे कैसे होती है, पर्वत कैसे बने। यहाँ हालांकि शॉर्ट है थोड़ा आपके 11th में ना, लेकिन इसमें बहुत डिटेल से भी हमें आगे जाके पढ़ना होता है, इसलिए हम कोई भी चीज़ नहीं छोड़ने वाले। आपको 12th फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, BA जब भी आप MA तक जब भी ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर रहेगी। आप वहाँ बोल दोगे कॉलेज में सबसे टॉपर कहलाओगे कि हमें तो पहले से आता है। स्थल मंडल में पर्वतों का अध्ययन होता है, पहाड़ों का अध्ययन होता है, और पठारों का अध्ययन होता है। अब आज लोग कहेंगे यार ये सेम ही सुने हैं, अलग अलग कैसे हैं, पर्वत, पहाड़ और पठार अलग अलग है। भाई धरातल पे सबसे ऊपर जो दिखाई देता है हमें, महान जो बड़ी आकृति हमें दिखाई देती है, वो पर्वत होता है। जैसे हिमालय क्या है, हिमालय पर्वत है। ठीक है, दोनों तीनों में अंतर है, देखिए आप इसे थोड़ा सा छोटा यूं प्रकार से। ठीक है, ये पहाड़ होता है। जैसे कहीं का भी उदाहरण ले लो, मैंने तारागढ़ ले लिया है, अजमेर सिटी है वहां का, तो ये तारागढ़ अजमेर का पहाड़ है, समझ गया। पठार क्या होता है, थोड़ा सा यूं ऊपर उठा हुआ, गाड़ियां वाड़ियां जाती है ऊपर से, इस प्रकार से गाड़ियां भी निकल जाती है, कोई पैदल चलते हैं वो भी चले जाते हैं, तो ये होता है पठार। ये क्या होता है, पठार। ठीक है, बेसिक परिभाषा सिंपल धरातली तरीके से हम पढ़ रहे हैं। ये पठार है, और ये जैसे भौराट का पठार है, भौमट का पठार है, ढेर सारे पठार होते हैं दुनिया में, बड़े बड़े पठार भी होते हैं। तो ये तीनों चीजें अलग अलग है, इनका अध्ययन किस में होता है, स्थल मंडल में। तो बताओ स्थल मंडल इंटरेस्टिंग पार्ट है या नहीं। स्थल मंडल बहुत इंटरेस्टिंग है, और स्थल मंडल में वो सारी चीजें पढ़ी जाती है जो हमें पढ़नी होती है। परिमंडल भी आते हैं, ढेर सारे मंडल आते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में स्थल मंडल, जैव मंडल और वायुमंडल है, और इनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वायुमंडल। कौन सा है, इसका मतलब ये कतई ही नहीं है कि स्थल मंडल इंटरेस्टिंग नहीं है। देखिए स्थल मंडल का विकास पढ़ेंगे कैसे बना, स्थल मंडल का विकास। ठीक है, ये पृथ्वी है, आपको पता है पृथ्वी कैसे बनी, किस किस को पता है। पृथ्वी जो है उसके ऊपर धरातली जो चीजें हैं, धरातल जो है उसका विकास कैसे हुआ। स्थल मंडल मतलब धरातल का विकास कैसे हुआ, बस इतना याद रखें। देखिए कैसे, ग्रहाणु व दूसरे खगोलीय पिंड जो होते हैं, ग्रहाणु यानी ग्रह की बेइज्जती कर दी गई है यहाँ पे, ये ग्रह है बेचारा है ना, प्लस पिंड, प्लस क्या कह रहा है ये, पिंड। कैसे पिंड, खगोलीय, खगोलीय होते हैं पिंड सारे है ना। तो ग्रहाणु व दूसरे खगोलीय पिंड यानी ग्रह और जो पिंड है ज्यादातर जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने। ये चीजें हमने पढ़ ली कि ग्रह कैसे बने, निहारिकाओं से। निहारिका क्या होती है, बार बार थोड़ी बताऊंगा, बादले और कणों का मिश्रण होता है, कौन, निहारिका। और निहारिकाओं से क्या बनते हैं, ग्रह, तारे वगैरह, ये सब चीजें डेवलप होती है। तो खगोलीय पिंड ज्यादातर जैसे हैं घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने। ये तो सीधी सी बात है भाई, गोला बनाए तो कहीं ना कहीं से छोटी छोटी चीजों से ही बनाए, ये तो है नहीं गोला एकदम से यूं बड़ा हो गया, नहीं, धीरे धीरे छोटे कण और ये आए और पदार्थों के मिश्रण से बने। उल्काओं के अध्ययन से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गुरुजी उल्का क्या है, ये उल्का क्या है समझते हैं। उल्का का मतलब होता है उल्का, है ना, ऐसा नहीं है। जब तारे आपस में टकराते हैं या फिर किसी कारणवश ऊपर के अंतरिक्ष में से एक आग का गोला अचानक से धरती पे गिर जाता है, और गिरे हैं कई बार, जहां वो गिरता है खड्डा हो जाता है,
और फिर उसका अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? उसका अध्ययन किया जाता है उस उल्का का जो ऊपर से गिरा है, आग का गोला होता है उल्का। क्या जाते ही अध्ययन करने चले जाएंगे? नहीं, ठंडा वंडा होने देते पहले उसको आराम से, है ना। ठंडे पानी की बोतल ले जाते, खुद भी उसको ठंडा होने देते आराम से, रिलैक्स होके। फिर उसका अध्ययन करते हैं कि उसमें क्या क्या कण है, उसके अंदर कौन से हल्के पदार्थ हैं, और वो कौन सा खगोलीय प्रकार का पिंड है, और उस ग्रह के जो किस ग्रह से वो टूटा, किस तारे से वो टूटा, किस प्रकार से वो टूटा। ऐसे जितने भी खगोलवेता जो होते हैं, खगोल का, पृथ्वी के आंतरिक संरचना और बाहरी संरचना और अंतरिक्ष का अध्ययन करने वाले, एस्ट्रोनॉमी जिसे हम कहते हैं, कॉस्मोलॉजी जिसे हम कहते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन करने वाले जो लोग होते हैं, भूगोलवेता भूगोल का अध्ययन करने वाला होता है, जैसे राजनीति का अध्ययन करने वाला राजनीतिज्ञ होता है, अर्थशास्त्र का करने वाला अर्थशास्त्री होता है, ठीक उसी प्रकार से खगोल का अध्ययन करने वाला खगोलवेता होता है। और वो छोटी छोटी चीजों का अध्ययन करता है जो ऊपर से गिरा है, उन सब चीजों का वो अध्ययन करता है, और वो पता कर लेता है कि कौन से हल्के और पदार्थ और घने पदार्थ है जो गिरने की वजह से उल्का जो है उसमें क्या क्या चीजें पाई गई है, और फिर वो अध्ययन बताता है कि पिंड में वास्तव में होता क्या है। आपने कभी सोचा होगा कि यार किताबों में पढ़ते हैं पिंड ऐसा दिखता है, उसकी आकृति ऐसी है, वैसी है, वैसी है। कुछ चीजें तो काल्पनिक होती, कुछ चीजें यहाँ से एविडेंस होते हैं, यहाँ से सबूत होते हैं, यहाँ से प्रमाण होते हैं, यहाँ से सूचनाएं कलेक्ट की जाती है, यहाँ से सूचनाएं एकत्रित की जाती है, और ये सूचनाएं एकत्रित होने के कारण ही हम पता कर पाते हैं कि वास्तव में उल्का क्या है, निहारिका क्या है, धूमकेतु क्या है, ग्रह क्या है, पार्थिव ग्रह या भीतरी ग्रह कौन से होते हैं, जोविनियन ग्रह कौन से होते हैं, ये सब सूचनाओं से पता लगाते हैं। हमने पढ़ा बहुत से ग्रहों के इकट्ठा होने से ग्रह बने हैं, छोटे 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 कणों कण वगैरह मिलके, अणु वगैरह मिलके धीरे धीरे ग्रहों ग्रह के अणु से मिलकर ग्रह बना। यानी छोटे छोटे अणु से मिलकर परमाणु बना, तो ग्रह के छोटे छोटे ग्रहों से मिलकर क्या बना? ग्रह बना भाई। ग्रह को इकट्ठा होने से ग्रह बने, यानी छोटे छोटे ग्रहों, यानी ग्रह के छोटे पार्ट जो होते हैं वो ग्रहण होते हैं। पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम के अनुरूप हुई है। अब पृथ्वी तो ग्रह है, अब ये क्या बताया, ये आप जानते हैं, ये कह रहा पृथ्वी भी ऐसे ही बनी। अब मैं थोड़ी देर बाद कहूँ मंगल भी ऐसे ही बना, फिर मैं रुक के सस्पेंस डाल के फिर मैं कहूँ बुध भी ऐसे ही बना, फिर मैं रुक के थोड़ी देर बाद कहूँ शुक्र भी ऐसे ही बना, तो सारे ग्रह ऐसे ही बने। 4 मैंने नाम बताए, वो कौन से ग्रह हैं? पार्थिव या भीतरी ग्रह। कौन से हैं भाई? पार्थिव और भीतरी ग्रह। बाकी 4 कौन से हैं? जोविनियन ग्रह, बाहर के ग्रह, आउटर प्लैनेट, और ये इनर प्लैनेट जो 4 मैंने बताए। पृथ्वी के जो पार्थिव ग्रह और भीतरी ग्रह का मतलब जो पृथ्वी की तरह दिखते हैं, कौन कौन से वे? बता तो दिया, बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। ठीक है, तो ग्रह इस प्रकार बने ग्रहों से मिलकर। जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण सहत हो रहा था, तो उन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया। वैसे गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे, भाई ग्रह का मतलब ये जैसे चुंबक है, चुंबक को आप यहाँ रख दो, चुंबक में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण चुंबक क्या करती है? लोहे तत्व जितने भी होते हैं उनको अपनी तरफ खींच लेती है, वो उनको आप ग्रहणु मान लो थोड़ी देर के लिए, और चुंबक है वो अपने आप में जो ग्रह का रूप बनेगी थोड़ी देर बाद। चुंबक को हमने रखा, धीरे धीरे सारी चीजें गुरुत्वाकर्षण के लिए पास में आ गई, और धीरे धीरे ग्रहणों से मिलकर ग्रह बन गया। इसका मतलब ये नहीं है कि चुंबक ग्रह बन गई, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना, ठीक है ना। तो धीरे धीरे गुरुत्व बल के कारण ये निर्माण होता है। बताओ जोवियन ग्रह में ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है या फिर भीतरी ग्रह में ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है? देखो पहले चीज को समझ लो, 4 पहले वाले जो सूर्य के पास हैं, ठोस अवस्था में है, क्योंकि गर्मी ज्यादा है, हवा जो है वो वहां से चली गई है, ठोस अवस्था में आ गए, इसलिए पार्थिव ग्रह या फिर भीतरी ग्रह कहलाते हैं। ये 4 है, बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। लेकिन जो दूर के हैं वहां तक सूर्य की किरणें नहीं जाती है, वो टोमेटो की तरह पिलपिले टाइप हो गए, और वहां जो है वो साइड में बैठे हैं बेचारे 4, उनको जोविनियन या बाहरी आउटर प्लैनेट कहते हैं, जबकि इनको इनर प्लैनेट कहते हैं। ये हमने देखा। लेकिन मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो आउटर प्लैनेट यानी बाहर वाले 4 ग्रह या फिर इनर प्लैनेट जो है, उनमें से गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा किसमें होगा? तो हमेशा और हमेशा आप क्या लिखेंगे? जो पृथ्वी के पास में है या पृथ्वी की तरह दिखाई देते हैं। 3 ग्रह हुए और पृथ्वी को जोड़ दिया जाए, पृथ्वी भी क्या है? ग्रह है। पृथ्वी को जोड़ दिया जाए तो चारों ग्रह जो होते हैं उनको पार्थिव भीतरी ग्रह कहते हैं, और इनमें गुरुत्वाकर्षण कम होता है। क्या होता है? होता मतलब बहुत कम होता है, ठीक है ना। क्या आसमान में गुरुत्वाकर्षण बल होता है? कल मैंने बताया था होता है। जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण संयत हो रहा, तो संयत का मतलब इकट्ठा होता है, ऐसे ज्यादा टेंशन मत लिया करो। इकट्ठा होते ही पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया, तो ये हमने समझ गए।
सूर्य क्या है? तारा है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। पृथ्वी क्या है? ग्रह है। क्या मंगल भी इसकी तरह? बिल्कुल है। क्या बुध भी इसकी तरह? बिल्कुल है। क्या उन पे जीवन पाया जाता है? नहीं। क्या उन पे हवा है जिससे जिंदा रहा जा सकता है? नहीं, है ना, जिंदा रहने वाली। बाकी हाइड्रोजन हीलियम तो पाई जाती है। हमने हाइड्रोजन हीलियम ज्यादा पार्थिव ग्रहों में होती है या जोविनियन ग्रहों में होती है? हाइड्रोजन और हीलियम हल्की गैस हैं और वो दूर वालों में है, क्योंकि हल्की गैस हमेशा दूर जाया करती है, ऐसे आपको याद रखना है। तो दोस्त जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट आज के, पहला तो जोवियन ग्रहों में ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है, जोवियन मतलब आगे वाले, या फिर पार्थिव ग्रहों में ज्यादा है गुरुत्वाकर्षण, तो पार्थिव ग्रहों में कम है, जोविनियन में ज्यादा है। दूसरा हमारा सवाल, जो ठोस ग्रह होते हैं वो कौन से होते हैं और जो थोड़े से गैसीय में होते हैं वो कौन से होते हैं? तो जोविनियन जो ग्रह होते हैं वो तो गैसीय होते हैं और जो शुरुआत वाले जो होते हैं वो ठोसीय होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी है। क्या करा है हमने? देखिए, आगे बढ़ते हैं। इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई है, ये क्रिया जारी है और उत्पन्न ताप से पदार्थ पिघलने लगा। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। यानी कि इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। किससे? देखिए किससे हुई। इकट्ठा होते पिंडों से प्रभावित होकर जो अत्यधिक ऊष्मा, मतलब पिंड जो है पास में आता गया, अपने आप को ताप बढ़ाता गया, सूर्य की किरणें पड़ती गई, ऊष्मा पिघलने लगी। ये क्रिया जारी और उत्पन्न ताप से पदार्थ पिघलने गलने लगा। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद, ये दोनों चीजें देखोगे ना आपको एक लगेगी और एक ही है। गलने लगा, ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद। ये बाद नहीं है, ये पूरी तरह से बाद नहीं है, तुरंत बाद समझो। यहां पे ये तुरंत का मतलब क्या है? आज जिस अवस्था में पृथ्वी है उस अवस्था की बात नहीं कर रहा है। आप सोच लो पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद, यानी आज की उत्पत्ति होने के बाद का समय तो आज का ही है। ये क्या कहना चाह रहा है कि पदार्थ जो गर्म था वो पृथ्वी जैसे ही बनी उस समय पृथ्वी बिल्कुल लाल थी, बिल्कुल इतनी गर्म थी, इतनी हीट की रेट थी पृथ्वी में भयंकर वाली, और तुरंत बाद यानी उसके जस्ट बाद भी वो गर्म ही थी। अब जाके क्या हुई है? ठंडी। जब वो गर्म थी उत्पत्ति के समय, अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रहेगी। पृथ्वी थोड़ी सी कैसी रहेगी? पिलपिली रहेगी, पूरी तरह से सूख नहीं पाई, पूरी तरह से टाइट नहीं हो पाई, उबले हुए आलू की तरह रहेगी। कैसे रहेगी? उबले आलू की तरह, बीच में से थोड़ी लिक्विड होगी, पूरी तरह से लिक्विड नहीं, ऊपर से थोड़ी ठोस रहेगी, ठीक है ना। आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई। तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गए। यानी कि घनत्व की कमी आने लगी धीरे धीरे, और कुछ जगह घनत्व ज्यादा होने लगा, मिश्रण हुआ और धीरे धीरे ग्रह जो है टूटने लगे, टूटकर अलग हो गए। कुछ उपग्रह भी टूटे, हमने बात की थी। जो है पृथ्वी का ही एक भाग हुआ था, एक पिंड था पृथ्वी पहले, क्या था? पिंड। और उस पिंड को धीरे धीरे जब वो घूमा, पिंड जब घूमने लगा तो घूमने के बाद थोड़ा सा वो भाग उसका टूट गया। जब वो डंबल की आकृति का बना तो थोड़ा सा भाग टूटकर नीचे गिरा, नीचे जहां गिरा हुआ प्रशांत महासागर बन गया, और कुछ समय बाद वो गिरा हुआ भाग ऊपर उठ गया, जहां गिरा था वहां खड्डा बन के प्रशांत महासागर हो गया, और जो उठा हुआ भाग था वो चंद्रमा कहलाने लगा। वो जाके उसी पिंड के चक्कर लगाने लगा, और जिस पिंड के उसने चक्कर लगाए वो पृथ्वी कहलाई। क्या कहलाई? तो पृथ्वी के चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा लगाता है। पृथ्वी क्या है? ग्रह। चंद्रमा क्या है? उपग्रह। सूर्य का ताप ग्रहण करते हैं सारे ग्रह, लेकिन सूर्य कोई किसी का जनक नहीं है। सूर्य जो है वैसे तो सौर मंडल का हेड माना जाता है, जनक माना जाता है, लेकिन ग्रहों में से किसी का भी जनक नहीं है। इसका नाम, इसके ऊपर 3 स्टार तो नहीं है, ये अपना आप में CISP तो नहीं है, लेकिन ये वो काम कर देता है, ये कांस्टेबल होके भी वो सारे काम करता है। यानी कि तारा कहलाता है सूर्य, फिर भी सबका एक तरह से काम निकालता है। कौन? सूर्य। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर ही ऊपरी भाग पर ही रह गए। जैसे लोहा बहुत अंदर जाते हैं जब हमें मिलता है, लोहा अयस्क के रूप में मिलता है। लोहा कैसे मिलता है? लोहा अयस्क के रूप में मिलता है। अब आप कहेंगे अयस्क क्या सर? अयस्क का मतलब होता है कच्चा लोहा। कैसा लोहा? कच्चा लोहा। निकलते ही उसे तुरंत जो है जो पहाड़े वगैरह होते हैं, कुदाली वगैरह होते हैं, फैन वगैरह, पंखे वगैरह होते हैं, कुछ भी नहीं बनाया जा सकता, टेबल कुर्सी कुछ भी नहीं। लोहा जब निकाला जाता है तो लोहा अयस्क कहलाता है, उससे कुछ भी नहीं बनाया जा सकता। उसको फिर और गर्म किया जाता है। एक तो बेचारा पहले अंदर गर्म हो रहा था,
अंदर हीट क्रिएट है, पृथ्वी के अंदर बहुत तापमान है। एक तो पहले से बेचारा गर्म था, बाहर आते ही उसको और गर्म किया, और गर्म उसको किया गया, भयंकर तरीके से उसको तपाया गया। क्या मतलब है? क्योंकि उसको गर्म करके उसमें कुछ मिलाना था, और वो था मैग्नीज और कोका। मैग्नीज और कोका मिला के तापमान और भट्टियों पर उसको उबाला गया भयंकर तरीके से। ऐसा नागपुर में ज्यादा होता है। कहाँ ज्यादा होता है? नागपुर में ज्यादा होता है, कई महाराष्ट्र के कई जिलों में भी और होता है। तो ऐसा करके फिर लोहा अयस्क से क्या बनाया गया? डायरेक्ट फंका नहीं बना के पहले लोहा इस्पात बनाया गया। लोहा इस्पात का मतलब है पक्का लोहा। क्या मतलब है? पक्का लोहा। लोहा अयस्क कच्चा लोहा, लोहा इस्पात पक्का लोहा। लोहा अयस्क जो होता है कोका मैग्नीज वगैरह मिला के उसको भट्टियों में गर्म करके पक्का बनाया जाता है, तब वो लोहा इस्पात होता है। और लोहा इस्पात जब वो बन जाता है फिर उससे आप फंका बनाओ, टेबल बनाओ, कुर्सी बनाओ, जो आपको बनाना है, जो आपका मन करे वो आप बना सकते हैं। तो पृथ्वी के केंद्र में चले गए। जो भारी चीजें थी वो तो सेंटर में धस गई। आप इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप दो तीन चीजें ऐसी लो, दो तीन कागज के टुकड़े लो, एक बड़ा सा पत्थर लो, उसको कुएं में डालो, ये सारी कहानी समझ में आ जाएगी। कैसे? अब आधे लोग कहेंगे सर बताओ, यहाँ कुआं लाओ, फिर पत्थर डालो, फिर कागज लो, तो सारे एक्सपेरिमेंट थोड़ी हो सकते हैं। आप खुद करना ये, और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में आपने कुएं में कुछ डाला क्या। थोड़ी दूरी बना के रखना, ऐसे नहीं किया ना। एक तो पत्थर फेंकना, पत्थर टक करते ही नीचे चला जाएगा, पानी के पेंदे के टच हो जाएगा जाके, तो वो तो क्या है, भारी पदार्थ जो पृथ्वी के अंदर है, और जो ऊपर तैरने लग जाए वो हल्के जो खनिज है वो है। तो कुछ हल्के खनिज पृथ्वी के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, जबकि बाकी अंदर है। बताओ सिंपल है नहीं ज्योग्राफी? बिल्कुल सिंपल है। आगे देखते हैं। समय के साथ साथ जैसे समय बढ़ता गया वैसे आप भी बढ़ रहे हो, तो वैसे क्या, ठंडे हुए और ठोस हुए रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। कुछ चीजें धीरे धीरे ठंडी होकर ठोस हो गई। और मैंने आपको बताया शुरुआत वाले पार्थिव ग्रह, शुरुआत वाले पार्थिव और भीतरी ग्रह कैसे हो गए? ठंडे पड़ गए भाई, ठंडे पड़ गए। क्यों ठंडे क्यों पड़ गए? ठोस हो गए, ठंडे पड़ गए। कैसे हो गए? ठोस। सूर्य का तापमान बहुत ज्यादा लगा, खुद भी हीट क्रिएट थी, धीरे धीरे वो भी ठंडे होकर अपने आप में सिंकुड़न ले आए, और सूर्य के तापमान की वजह से भी थोड़ा सिंकुड़न आया। तो ठंडे तो हुए खुद की वजह से, सूर्य की वजह से नहीं, और ठोस हुए सूर्य की वजह से। तो खुद की वजह से भी ठोस हुए, सूर्य की वजह से भी हुए, लेकिन ठंडे सूर्य की वजह से नहीं हुए। देखो ये ग्रह हैं, इसको मैंने पृथ्वी का, मंगल ले लो, बुध ले लो, शुक्र ले लो, ठीक है, ये चार ग्रह हमने ले लिए। ये सूर्य है, ठीक है, ये बड़ा छोटा बना दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब ये चार ग्रह हमने लिए। अब इन चारों ग्रहों पर सूर्य की क्या पड़ रही है? किरणें पड़ रही है। क्या पड़ रही है भाई? सूर्य की किरणें पड़ रही है। अब सूर्य की किरणें पड़ेगी तो एक तो ऑलरेडी ये गर्म है, जब बना उस समय की बात बता रहा हूं, और ऊपर से हीट क्रिएट हो रही है। लेकिन इसकी गर्मी की वजह से तो ये क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। लेकिन धीरे धीरे इसकी गर्मी तो क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ठंडी। लेकिन सूर्य की किरणों से इसकी गर्मी बनी रहेगी। सूर्य भी इसको ठोस बनने में क्या करेगा? मदद करेगा। तो ठोस तो किसकी वजह से हुए? सूर्य और खुद दोनों की वजह से हुए। लेकिन ठंडे जो है खुद की वजह से हुए। ठंडा व्यक्ति खुद की वजह से होता है। गुस्सा आता है तो खुद ही खुद को रोक सकता है, बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अंत गोतत्व ये पृथ्वी की भूपर्टी के रूप में विकसित हो गई। जो पदार्थ ठंडा हुआ ये पृथ्वी है। इसके ऊपर जो भूपर्टी का मतलब है ऊपर की पट्टी, मिट्टी की पट्टी। कैसे पट्टी? मिट्टी की पट्टी। मिट्टी की जो पट्टी है ये वाली, इसको कहते हैं भूपर्टी। जैसे ऐसे घबराना नहीं है। भूपर्टी का मतलब क्या होता है? मिट्टी की पट्टी। भू यानी भूमि, भूमि मतलब मिट्टी जो होती है ऊपर का भाग, भूपर्टी के रूप में विकसित हो गए। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थ के पृथक होने की इस प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। हल्के और भारी घनत्व पदार्थ के पृथक होने की इस प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। यानी हल्का होना, भारी होना, इन चीजों को विभेदन। आप भी बोल सकते हो इसमें से इसको अलग किया, तोड़ दिया इसको बीच में से, विभेदन हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संगठन, इस जो वो लाइन छूटी थी ना, वो यहां से है, ठीक है ना। देखो यहां से संगठन के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ गया। बीच में मैंने स्लाइड छोड़ी है क्योंकि आगे ये आ रहा है, समझ गए ना। तो देखिए फिर बता देता हूं आपको। यहां तक हमने पढ़ा उत्पत्ति के दौरान भीषण संगठन। अब देखिए कहां से आगे शुरू हो रही है, ये यहां से, के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा और फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई। ये विभेदन का दूसरा चरण था। जब चंद्रमा टूटा था उस समय भी तो तापमान वगैरह गड़बड़ाए थे ना, तो ये उसी की बात कर रहा है। ये विभेदन का टूटने का दूसरा समय था। पहले तो ग्रह वगैरह टूटे थे, महाविस्फोट सिद्धांत हमने पढ़ा, ठीक है ना, लेमेंत्र वगैरह की कहानी हमने पढ़ी। उस समय टूटा, फिर दोबारा टूटा, उसको दोबारा विभेदन कहा गया। क्या दोबारा सारे ग्रह टूट गए?
अरे नहीं, पृथ्वी नाम का ग्रह जो पिंड कहा गया वो ही टूटा था, उससे चंद्रमा बना, तो ये दोबारा विभेदन कहला। जब ग्रह पहली बार बने टूटकर, वो पहला विभेदन, और जब पृथ्वी से चंद्रमा टूटा तो दूसरा विभेदन। क्या चंद्रमा ग्रह बन पाया? आज तक नहीं बन पाया, बेचारा पृथ्वी के पीछे पागल है, भागता रहता है। पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग हो गया। पृथ्वी के धरातल से करोड़ तक कई परतें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कई परतें पाई जाती है, जैसे प्रॉपर्टी, जैसे प्रॉपर्टी यानी भू प्रॉपर्टी। हमने कितनी, ये ग्रह देखो कितना प्यारा बना रखा है, ठीक है ना। यहाँ चंद्रमा भी बना दिया, ठीक है। डिस्क ऑफ डेविस, एम्पैक्ट, अर्थ वगैरह, ये पृथ्वी हमारी, ये सूर्य है, इसको देखो आप, ये सूर्य, ये इसके ऊपर पड़ रहा है, तो चार ग्रह, ये मून नहीं होके ग्रह मान लेते इसको थोड़ी देर। अब इसके ऊपर जैसे ही पड़ेंगे ना, ये ठोस अवस्था में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? ठोस अवस्था में, ठीक है। अब कुछ तो तापमान इनमें खुद में ही है, ताप पहले से ही, तो अपने ताप को तो ये क्या कर लेंगे? ठंडा कर लेंगे। लेकिन सूर्य की जो किरणें इनके ऊपर पड़ रही है, इसको ये कभी भी ठंडा नहीं कर पाएंगे, ये ठंडा इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा, फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई और कई परतें बनी। धरातल से करोड़ तक कई परतें बनी। प्रक्रिया, पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों से अलग हो गया। पृथ्वी के धरातल पर करोड़ तक कई परतें बनी। करोड़ मतलब अंदर की गहराई तक कई प्रकार की परतें बनी है। यहाँ से आगे पढ़ते हैं, थोड़ा पीछे आते हैं क्योंकि हमने 2 स्लाइड छोड़ी है और ये चीज़ आपको रटनी ही पड़ती है, इसको समझाया नहीं जा सकता। ये तो है ईयान महाक्लब भूवैज्ञानिक काल मापक्रम है, और मुझे लगता है कि इस पर मुझे एक डिटेल से वीडियो आपको बताना चाहिए। उस क्लास में सिर्फ और सिर्फ इनको याद कराना चाहिए। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे सर हमें ये याद ही करवाओ आप, चाहे कुछ भी हो जाए, तो मैं एक बार इसका प्रयास करूँगा, क्योंकि आप लोग थोड़ा रुझान दिखाओ। जीवन की मुख्य घटनाएं, आधुनिक मानव, आदि मानव, ठीक है, इसको यहां से पढ़ना शुरू किया जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई पहले, फिर सूर्य बना, फिर महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ, फिर ग्रीन शैवाल बने, फिर जोड़ों का निर्माण हुआ, ठीक है ना। फिर यहाँ जो, फिर स्थल पर कई जीवन नहीं, जल बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव आने लगे, फिर रेंगने वाले जीव आए धीरे धीरे, फिर डायनासोर आ गया, फिर डायनासोर आ गया, क्या आ गया, फिर मनुष्य से मिलता जुलता वानर जो बंदर होता है वो दिखने लगा, और फिर आदि मानव। अब ऐसे पढ़ लो इसको, आदि मानव से पहले क्या हुआ? आदि मानव से पहले आरंभिक मनुष्य के पूर्वज कैसे थे? बिल्कुल बंदर की तरह दिखते थे। ये तो हम हैं, ये हमारे पूर्वज हैं, ठीक है। ये हमारे पूर्वजों का पूर्वज, डायनासोर का नाम आपने सुना। और ये रेंगने वाले जीव थे, तो बेचारे चलना ही नहीं जानते, तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार से बना। देखिए फिर कई जाड़े वाले जीव, ब्लू ग्रीन शैवाल, बिल्कुल छोटी छोटी मछलियां वगैरह ये बने, और सूर्य बना। और सूर्य से पहले कौन बना? ब्रह्मांड। तो ये सीक्वेंस है, इसको उल्टा पढ़ा जाता है ना, समझा देता हूं इसको, है ना। इसको उल्टा पढ़ा जाता है। कैसे? पहले ब्रह्मांड को पढ़ा जाता है। हमने भी किसको पढ़ा? ब्रह्मांड ही पढ़ा, पहले ब्रह्मांड पढ़ा ना पहले, फिर सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ा भी ऐसे जाता है और इसका निर्माण ही ऐसे हुआ। ये इसका समय दिया है, ये कब की बात है? ब्रह्मांड की 12.17। ब्रह्मांड कब बना? 12.17 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है। और इस समय क्या था? बिग बैंग सिद्धांत हमने पढ़ा, सुपरनोवा हमने पढ़ा, तारों की उत्पत्ति पढ़ी। तो ये सारा ब्रह्मांड का है, कॉस्मोस, एस्ट्रोनॉमी जिसे हम कहते हैं। सूर्य और ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई, ये एक कॉलम है। सूर्य की उत्पत्ति, सुपरनोवा प्लान और बिग बैंग, ठीक है ना। ये एडविन वाला प्लान है, सुपरनोवा, आप कंफ्यूज मत होना। तो ये तीनों प्लान हमने पढ़े। ये 13.7 वर्ष अरब पहले की बात है, और ये भी समय दिया गया, सूर्य की उत्पत्ति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति इस समय हुई। इसके बाद क्या हुआ? आधे माघ क्लब का समय है, ये समय है, क्या है? समय। ये भी क्या है? समय। फिर दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है कि ये तो एग्जैक्ट समय दिया गया है, और ये ज्योग्राफी की जो भाषा चलती है उसका समय दिया हुआ है। देखिए कैसे, ईयान काल दिया हुआ है, महाकल्प काल दिया हुआ है, कल्प दिया हुआ है, युग दिया हुआ है, और आधुनिक वर्ष ऐसे होते हैं। पहले ज्योग्राफी का समय कैसा होता था? नवजीवन, मध्यजीव और पुराजीवी 3, ठीक है। एक आगे और दिया हुआ है, आधे महाकल्प हेडियन, ठीक है, उत्पत्ति, इस प्रकार से दिया जाता था। फिर चतुर्थ कल्प, तृतीय कल्प, क्रेटेशियस, जूरेसिक और टिरोसिक, ये काल होते हैं। जैसे अरावली का जूरेसिक काल है, उस प्रकार से ये समय ज्योग्राफी में याद किए जाते हैं। युग, अभिनव, अत्यंत नूतन, अति नूतन, अल्प नूतन। देखो अभिनव यानी शुरुआत, अत्यंत नूतन यानी छोटा, उससे भी छोटा, उससे और छोटा, उससे और छोटा, उससे भी छोटा, फिर उससे भी पुराना। तो ये छोटे 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 फिर छोटे होते जाते, थोड़ा थोड़ा नाम में चेंज आएगा। आपको ये जीवन की मुख्य घटनाएं याद रखनी है। सबसे पहले सूर्य और ब्रह्मांड बने, फिर सूर्य और ब्रह्मांड के बाद क्या हुआ? महाद्वीप और महासागरों का निर्माण होकर शैवाल बने उनके अंदर, ठीक है। शैवाल बनने के बाद क्या हुआ? शैवाल बनने के बाद जो है
कई मछलियां वगैरह बनने लगी, रेंगने वाले जीव बनने लगे, डायनासोर आया, हमारा आदि मानव आया, आदि मानव के बाद हम खुद मानव आए। तो ये पूछी जाती है आपको। तो हमने सारी चीज़ों को इसके अंदर देखा, समझा, और जो कुछ भी डाउट था आपने आज क्लियर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से मन से आपको पढ़ना है, मैं आपके साथ हूँ। जो कोई भी डाउट हो उस सारे टॉपिक को हम दोबारा समझ लेंगे, है ना। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आज आपको कमेंट बॉक्स में अगर लास्ट तक आपने क्लास देखी है तो आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है कि आपको कहाँ डाउट आया और कहाँ समझ में आया और कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी। अपने सारे साथियों को जाके कहना है, सबको समझा दो। 11th और 12th हम सारा यूट्यूब पे पढ़ने वाले हैं, मस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं। सबको कहना है कि इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मन लगा के, ध्यान लगा के मस्त तरीके से पढ़ाई करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।